This conference will now be recorded. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे लगता है कि शायद कोई और क्लास अभी चल रही है। तो हम 3 मिनट वेट कर लेते हैं, 10 मिनट पे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तब तक आपको जो कल क्वेश्चन दिए थे वो देख लें। जिसने पहले ये सवाल नहीं देखे तो 3 मिनट बाद क्लास शुरू करते हैं, ठीक है। जी मेरे भाई, हमने 2 क्वेश्चन, मैंने आपको कहा था कि आपने इसको सॉल्व करके गूगल क्लासरूम में अपलोड करना, किसी ने भी नहीं किया। वो मैं चेक कर लेता कि किस बंदे का कितना सवाल ठीक था। अब किसी ने सेंड ही नहीं किया, और हुजैफा ने मुतालबा भी किया है कि सर ये क्वेश्चन करवा दें। तो पहली बात यह है कि क्वेश्चन करना जरूरी है, बहुत जरूरी है। क्वेश्चन किए बगैर काम नहीं होना हमारा। अगर आप ये कहोगे कि क्वेश्चन हम ना करेंगे, बस अगले दिन सर ने करवा देना है, तो फिर इसका कोई फायदा नहीं है। तो आइंदा से क्वेश्चन आपने करना जरूर है, ठीक है जनाब। अब इस क्वेश्चन को वेरीफाई करवाते हैं कि जिसने किया है। 2 सवाल थे, बल्कि 3 सवाल थे, क्योंकि एक ही सवाल के अंदर मैंने 2 मेथड बता दिए कि स्ट्रेट लाइन से भी करना है और WDV से भी करना है, ठीक है।
और आज हमने इसका जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है दैट इज एक्सचेंज ऑफ एसेट्स, वो भी अब आज हमने सीखना है। ठीक है, तो पहले ये सवाल कर लेते हैं, फिर हम चलते हैं अपने नया कॉन्सेप्ट की तरफ। तो देखें जरा, क्वेश्चन अपने सामने रखें। ठीक है, तो बिस्मिल्लाह करते हैं। क्वेश्चन है कि चीकू हैज अ बैलेंस ऑफ कॉस्ट ऑफ व्हीकल्स इज रुपीज 800,000। 8 लाख के व्हीकल्स उसके पास पड़े हैं 1719 को, और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पड़ी है उसके पास 2,40,000 की। ओके, 2019 के अंदर 1/12/19 के अंदर चीकू ने 2 व्हीकल परचेज किए और हर एक की कॉस्ट 2 लाख है, मतलब 8 लाख तो 4 लाख हो गया टोटल। इसके बाद एट 30th अप्रैल 20 को चीकू सोल्ड वन ऑफ इट्स व्हीकल फॉर रुपीज 180,000 whose book value at this date 192,000 which was purchased at 1716. Rate of depreciation is 15% WDV और चीकू अपनी बुक्स क्लोज करता है 30th जून को। हमने लेजर्स बनाने थे और इसकी जर्नल एंट्रीज पास करनी। अगर एक काम हो जाए दूसरा हो जाता है। और आज मैंने तीसरी चीज आपको सिखानी है कि एक्सट्रैक्ट्स कैसे बनाते हैं। वैसे तो इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में आपने सीखा, एक्सट्रैक्ट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी आज हमने सीखना है IAS 16 के। ओके की बात। तो जनाब पेपर में सिर्फ वो काम करते हैं कि जो आई कैप पूछता है, रिक्वायरमेंट में लिखा होता है, ये नहीं बताते कि जो कुछ आपको आता है। आपको तो माशाल्लाह बहुत कुछ आता है। आई कैप आपके नॉलेज का सिर्फ और सिर्फ कोई 20% पूछता है। जो बंदा 20% बताता है, 15% बता दे, 18% बता दे, वो पास हो जाता है। और जो 20% की बजाय 60% बताना शुरू कर दे, फिर वो पास नहीं होता, क्योंकि उसमें फिर बहुत सारी ऐसी चीजें आती हैं, टाइम मैनेज नहीं हो पाता ना फिर। तो जनाब आज वो बिस्मिल्लाह करते हैं, लेजर बनाते हैं, क्योंकि लेजर ही बनाने का तरीका हमने पहले सीखा हुआ है। लेजर बनाकर फिर उसकी एंट्रीज पास कर लिया करेंगे। तो हमारे पास एसेट का लेजर बना लो पहले। एसेट मतलब व्हीकल का। व्हीकल्स का लेजर बनाते हैं। 1719 को मेरे पास ब्रॉड डाउन है 800,000 का, राइट। 800,000 का मेरे पास ब्रॉड डाउन है। 1/12/19 को मैंने 4 लाख के मजीद व्हीकल खरीदे। 1/12/19 को 2 व्हीकल खरीदे और एक व्हीकल की कॉस्ट 2 लाख है, तो टोटल 4 लाख हो गया। एक एसेट मैंने बेचा भी है 30th अप्रैल 2020 को। एक एसेट बेचा 30th अप्रैल 20 को, मेरा डिस्पोजल भी हुआ है, क्योंकि मैं लेजर अपने कॉस्ट पे बना रहा हूं। अब जरा ध्यान से सुनना, लेजर में कॉस्ट पे बना रहा हूं, लेकिन मेथड मेरा WDV है। लेजर एक और चीज होती है, मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन एक और चीज होती है। इसको आपस में मिक्स नहीं करना, क्योंकि आगे जाकर हमने जो लेजर्स हैं वो बुक वैल्यू पे भी बनाया करेंगे। तो लेजर्स का बनाना और चीज है, मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन 100% और चीज है। मेरे पास डिस्पोजल की कॉस्ट नहीं गिवन, मुझे कॉस्ट चाहिए होती है। मेरे पास डिस्पोजल की कॉस्ट अवेलेबल नहीं है इस टाइम, और मुझे कॉस्ट की जरूरत है। तो मैं देखूंगा मेरा मेथड कौन सा है, उस हिसाब से फिर डेप्रिसिएशन ले लूंगा, सॉरी फार्मूला लगा दूंगा। तो जनाब WDV मेथड में फार्मूला होता है बुक वैल्यू इज इक्वल टू कॉस्ट इनटू 1 माइनस RT, 1 माइनस R की पावर T, 1 माइनस RT। बुक वैल्यू है मेरे पास क्वेश्चन के अंदर 1,80,000, सॉरी 192,000, 1,80,000 तो उसकी सेल किया है।
192,000 हमारे पास उसकी बुक वैल्यू है। कॉस्ट हमने फाइंड करनी है 15%। परचेज किस डेट को किया? लो जी, पहला फैक्टर लगना ही नहीं है। परचेज किया है 1716 को, पहला फैक्टर नहीं लगेगा क्योंकि पहला पूरा साल आ रहा है, पहला फैक्टर लगेगा ही नहीं, ये वाला फैक्टर नहीं लगेगा। कॉस्ट इनटू 1 माइनस 0.15 2016 के शुरू में खरीदा तो 2017 में एक साल एंड हुआ, 2018 में दूसरा एंड हुआ और 2019 में तीसरा साल एंड हुआ। 3 साल हो गए पूरे। 2016 से 17 1, 17 से 18 2, 18 से 19 3, तो होल ईयर हमारे पास 3 इयर्स आ गए। 1 माइनस 0.15 और उसके बाद अप्रैल तक का टाइम 10 महीने, क्योंकि 6 महीने 2019 के और 4 महीने 2020 के 10 बाय 12। लो मेरे भाई, अगर आपने सवाल तो किया है, अब हमने इसकी कॉस्ट फाइंड कर लेनी है। हमने इसकी कॉस्ट फाइंड कर लेनी है। जल्दी से साथ साथ सॉल्व करना है। अगर जिसने सॉल्व नहीं किया हुआ वो साथ साथ सॉल्व करे, जिसने इसको सॉल्व किया है वो उसका आंसर बता दे चाहे तो। जी जनाब। तो कॉस्ट मेरे पास आ गई 357303। क्या यही आ रही है सबकी कॉस्ट? 357303, 357303। गुड आंसर ना वैसे बहुत कम लोग देते हैं, पता नहीं उन्हें टाइप नहीं करना आता। आयशा आप अपने आंसर पर गौर करें। आयशा बेटा आप अपने ना आंसर पर गौर करें। अब्दुल मुईद का सवाल है कि सर 2 लाख की 2 अलग अलग एंट्रीज कर सकते हैं? कोई मसला नहीं, बेहतर यही होता है कि अगर एक ही ट्रांजैक्शन में लिखा हो तो एक ट्रांजैक्शन कर दिया करो। चले जनाब, बिलाल भाई ने भी ठीक आंसर दिया है। बहुत सारे लोगों ने ठीक आंसर दिया जिसने दिया है। बाकी कुछ लोग ना लेक्चर लगाकर सोए भी हुए हैं। ये जो लेक्चर लगाकर सोए हुए हैं बस ये इस हफ्ते ही सो सकते हैं, क्योंकि अगले हफ्ते से मैंने लेक्चर की रिकॉर्डिंग सेंड नहीं किया करनी, प्रोहिबिटेड होगी। उसकी वजह क्योंकि इस तरह से लोग लेक्चर नहीं लेते और उनको FR1 के ग्रुप से भी निकाल दिया जाएगा। जो लोग क्लास नहीं लेंगे, एक तो रिकॉर्डिंग सेंड नहीं करेंगे और दूसरा उसको ग्रुप से भी निकाल दिया जाएगा। जिसको रिकॉर्डिंग की जरूरत होगी तो इसका मतलब है उसको कोई मजबूरी होगी, तो मजबूरी वाला बंदा मुझे मैसेज करेगा रिकॉर्डिंग के लिए, तो मैं उसको पर्सनली रिकॉर्डिंग सेंड कर दूंगा और वो भी मैं देखूंगा कि वो कितने दिन से मजबूर है, क्योंकि जो ज्यादा दिन मजबूर रहेगा फिर वो भी काम सही नहीं होगा। जी मेरे भाई, तो डिस्पोजल हमारे पास आ गया 357303, 357303। डन होगी बात। आगे फिर चलते हैं। खत्म हो गया हमारा लेजर, कंप्लीट हो गया एसेट का। इसको क्लोज कर देते हैं। 12 लाख, यहां पर भी 12 लाख। तो हमारे पास 30 जून 20 को कैरी डाउन आ गया। जी जनाब, कैरी डाउन हमारे पास आ गया 1200,000 में से
हम माइनस कर देंगे 357,303 842697 842697। ओके होगी बात। ये है हमारा व्हीकल का लेजर। उसके बाद हम बनाते हैं अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का लेजर। हमारे पास 1719 को ब्रॉड ऑन है 2,40,000। मैंने 30 जून 20 को एक तो डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है, वर्किंग नंबर 2 हो जाएगी, और दूसरा मैंने जो एसेट बेचा है 30 अप्रैल 20 को उसकी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ले। उसकी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन तो मैं ले सकता हूं। ये काम तो पूरा हो चुका है हमारा। ये देखें, ये कॉस्ट आई थी, ये उसकी बुक वैल्यू थी, उसकी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ जाएगी 357,303 माइनस 192,000। तो उसकी क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन तो ऑलरेडी आ गई 165,303 165,303। अब मैंने डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर फाइंड करनी है, और अब सबको फाइंड करनी आती है। वर्किंग नंबर 2 करके देख लेते हैं। डेप्रिसिएशन फॉर 2020 1719 को मैंने करना क्या है, ब्रॉडाउन माइनस डिस्पोजल। ब्रॉडाउन की भी बुक वैल्यू, डिस्पोजल की भी बुक वैल्यू। ओके, ब्रॉडाउन की जो बुक वैल्यू आ रही है 8 लाख में से मैं 2,40,000 माइनस कर दूंगा, वो आ जाएगी 5,60,000 माइनस जो डिस्पोजल की बुक वैल्यू लूंगा वो मैं लूंगा 1719 तक की, 1719 तक, और जो गिवन है मेरे पास वो है 30 अप्रैल की, जिस डेट को बेचा। तो मैं पहले, आपको याद होगा कि हम जब बुक वैल्यू फाइंड करते हैं कॉस्ट इनटू 1 माइनस आर की पावर टी करेंगे, आखिरी फैक्टर नहीं लगाते। इसमें पहला फैक्टर तो है ही नहीं, और जब साल के शुरू तक की बुक वैल्यू हमें चाहिए होती है तो लास्ट डिस्पोजल वाला फैक्टर अगर होगा तो वो हम नहीं लगाते होते। ठीक होगी बात। तो मेरे पास कॉस्ट तो हमने फाइंड कर ली है। डिस्पोजल की कॉस्ट हमारे पास आई थी 357,303 इंटू 1 माइनस 0.15 की पावर 3। ये हमारे पास साल के शुरू की बुक वैल्यू आ जाएगी। 357,303 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 माइनस 0.15 मतलब 0.85 की पावर 3। तो साल के शुरू की बुक वैल्यू आपके पास आ रही है 219,429 219,429 219,429 मल्टीप्लाइड बाय 15%। डन। ये बातें समझ भी आनी चाहिए, तुक्के नहीं मारने। समझ आएगी तो ही काम चलेगा। अगर हम तुक्के मारेंगे तो ये काम खराब ही होगा। लो जनाब, उसके बाद हमारा एडिशन है 11219 को एडिशन। एडिशन कितना है? एडिशन हमारे पास है मेरे भाई 4 लाख मल्टीप्लाइड बाय 15% मल्टीप्लाइड बाय 5/12। क्यों भला? क्योंकि 112 को खरीदा था। फिर एक एसेट बेचा भी है 30 अप्रैल 20 को, डिस्पोजल 219,429 मल्टीप्लाइड बाय 15% मल्टीप्लाइड बाय 10/12।
हमारे पास सर डेप्रिसिएशन 7/12 नहीं आएगा? जी क्या कह रहे हो? सर 7/12 आएगा ना, एडिशन है। सॉरी एडिशन में ना, सही कह रहे हो, एडिशन में 7/12 आएगा क्योंकि एडिशन में अगला टाइम गिनते होते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हो। चले नहीं, अब डेप्रिसिएशन फाइंड करें। $5,60,000 में से माइनस कर दिया हमने 219,429 मल्टीप्लायर बाय 15%, 51086 4 लाख का 15% मल्टीप्लाइड बाय 7/12 35,000, फिर 219,429 का 15% मल्टीप्लाइड बाय 10/12 27429। हमने अब इसको ऐड कर लिया 51086 प्लस 35,000 प्लस 27429 113,515। लो मेरे भाई, ये आ गई हमारे पास डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर। कुछ लोग तो माशाल्लाह साथ साथ परफॉर्म कर रहे हैं और कुछ लोग सोए भी हुए हैं। कोई बात नहीं, सोना सेहत के लिए अच्छा होता है। आई कैप को सोना पसंद नहीं है। आई कैप की जुबानी जो सोता है वो खोता है, जो सोता है वो खोता है, कॉन्सेप्ट खो देता है। अपने हिसाब से नहीं सोचना, मैं कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूं कि कॉन्सेप्ट खो देता है। जी मेरे भाई, कैरिडोर हमारा कितना आ गया? 188,212। जरा देखो कैरिडोर यही है। यही है सर। अब हमने डिस्पोजल का भी लेजर बनाते हैं। जो एसेट बेचा है उसकी कॉस्ट थी ओरिजिनल कॉस्ट, उसकी कॉस्ट थी मेरे भाई 357,303 357,303। तो इसकी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हमारे पास कितनी आई? 165,303 165,303। उसको बेचा कितने का था? 1,80,000 का। हमारे पास जो लॉस आ गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 12,000। ये हमारा बन गया डिस्पोजल का लेजर। ओके की बात। इसकी अगर आप लोग जर्नल एंट्रीज की बात करो तो 1712 को एंट्री पास हो जाएगी व्हीकल्स डेबिट कैश क्रेडिट 4 लाख से। व्हीकल्स डेबिट कैश क्रेडिट 4 लाख से, ऐसा ही होगा ना। 30 अप्रैल को एक एंट्री पास होगी कैश डेबिट 1,80,000 से, accumulated depreciation debit 165,303,
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 12,000 से, व्हीकल क्रेडिट 357303, ये डिस्पोजल की जर्नल एंट्री है, फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। फिर लास्ट में डेप्रिसिएशन की एंट्री, डेप्रिसिएशन टू अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, मेरे ख्याल में 113,515 जर्नल एंट्रीज आती है। ओके होगी बात। अब हमने करना है, जो नई चीज आज सीखने लगे हैं इसी क्वेश्चन पर अप्लाई करते हैं, इसी क्वेश्चन पर अप्लाई करते हैं जो हम नई चीज सीखने लगे। ठीक है, आज हमने दो कॉन्सेप्ट सीखने हैं, एक बताने हैं एक्सट्रैक्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एक्सट्रैक्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जी मेरे भाई, एक्सट्रैक्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एक्सट्रैक्ट बनाने का तरीका थोड़ा डिफरेंट होता है। होता क्या है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दो एक्सट्रैक्ट होते हैं, कभी कभी दोनों में से कोई एक पूछा जाता है। अगर वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक्सट्रैक्ट कहे तो दोनों बनाओगे, और अगर वो दोनों में से किसी एक का अलग से नाम कह दे तो वही बनाएंगे। तो एक होता है एक्सट्रैक्ट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। एक्सट्रैक्ट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। और दूसरा एक्सट्रैक्ट होता है एक्सट्रैक्ट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। अब पहले भी बताया हुआ है, अब दोबारा सुन ले, और ये किसी भी चीज के किसी भी क्वेश्चन का एक्सट्रैक्ट बनाना आ सकता है, यानी अकाउंटिंग के किसी भी क्वेश्चन का। ये IAS 16 का टॉपिक नहीं है, ये IAS 16 का नहीं है, ये किसी भी क्वेश्चन में एक्सट्रैक्ट बनवाना आ सकता है। इसका मतलब क्या है कि आपके क्वेश्चन के अंदर स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में कौन कौन सी अमाउंट जाएगी, इस क्वेश्चन से आपके सवाल में से स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में कौन कौन सी अमाउंट जाएगी और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में कौन कौन सी अमाउंट जाएगी। तो मेरे भाई सबसे पहले हम बनाते हैं, हम लिखेंगे उस बंदे का नाम जिसका बिजनेस है, फिर लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, हेडिंग वैसे ही देंगे जैसे हम फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन कर रहे हूं, कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द ईयर एंडेड 30th जून 2020। यहां पर हम लिखेंगे अदर एक्सपेंसेस। इस क्वेश्चन में एक डेप्रिसिएशन अदर एक्सपेंस में जाएगी, वो कितनी थी 113,515, और दूसरा जाएगा लॉस ऑन डिस्पोजल, वो है 12,000। ये बस खत्म, और कुछ भी नहीं करेंगे। अदर इनकम और अदर एक्सपेंसेस, मतलब इनकम और एक्सपेंसेस इसमें लिख देंगे, कोई टोटल नहीं करना, कोई प्लस माइनस कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ मेन अगर इनकम होती इसके अंदर तो अदर इनकम का भी एक हेड लिख देते, और अगर अदर एक्सपेंस होंगे तो अदर एक्सपेंस का हेड लिखेंगे। गेन होता तो अदर इनकम का हेड आ जाता, लॉस होता तो अदर एक्सपेंस का हेड आ जाता। तो ये होता है एक्सट्रैक्ट।
मतलब उसके अंदर इनकम और एक्सपेंसेस कितने हैं, तो वो बन जाता है स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव का एक्सट्रैक्ट। आगे एक्सट्रैक्ट लिख भी दिया करो, ब्रैकेट में ना एक्सट्रैक्ट लिख दिया करो। अब जरा दूसरा सीखो, जरा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का एक्सट्रैक्ट। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का एक्सट्रैक्ट एज एट 30th जून 2020। नॉन करंट एसेट्स की हेडिंग देंगे, जिसमें व्हीकल्स लेस कर देंगे उसकी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। जितने भी एसेट्स होंगे उसको इस तरह से लिखते जाएंगे। व्हीकल की लिखने के इस डेट की वैल्यू कैरी डाउन। अब जरा गौर करते हैं व्हीकल के लेजर के अंदर कैरी डाउन कितना था। लो जनाब, व्हीकल का कैरी डाउन कितना है, ये है हमारे पास व्हीकल का कैरी डाउन। आपने ये व्हीकल की कॉस्ट है, दूसरे लफ्जों में ये व्हीकल की कॉस्ट है, दूसरे लफ्जों में ये व्हीकल की कॉस्ट है, और साथ ये उसकी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है 188,212, क्योंकि उसमें नॉन करंट एसेट जाते हैं और एसेट लायबिलिटीज वगैरह जाती हैं। लो जनाब, आपका एक्सट्रैक्ट आ गया स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का भी। आपने कॉस्ट लिख दी 842,697 और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ गई 188,212। इनको आपस में माइनस कर दिया तो हमारे पास बच गया 654485। ये जनाब है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का एक्सट्रैक्ट। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का एक्सट्रैक्ट। डन होगी बात। अब अगले क्वेश्चन पे हैं। अगला क्वेश्चन मैं कंप्लीट नहीं करवाऊंगा। अगला क्वेश्चन निशान भाई का मैसेज मिला है कि क्वेश्चन को जूम आउट कर दिया जाए। निशान भाई, मैं इसकी रिकॉर्डिंग सेंड करूंगा, जो चीज आपकी मिसिंग होगी वहां से वो 2-4 मिनट की रिकॉर्डिंग सुन लेना, ठीक है। चलें जी, आगे चलते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन में छोटा सा एक ट्रिक था, मैं सिर्फ लेजर बनवाऊंगा और कुछ वर्किंग बताऊंगा, सारा सवाल नहीं करूंगा। ये क्वेश्चन देखें जरा, लिखा हुआ है पहलवान डील्स इन द बिजनेस ऑफ फर्नीचर, मतलब फर्नीचर का उसका बिजनेस है, और पहलवान के पास जो फर्नीचर की कॉस्ट है जो ऑफिस के अंदर इस्तेमाल करता है, जो ऑफिस के अंदर इस्तेमाल होता है वो तो हमारा नॉन करंट एसेट होगा, ठीक है जनाब। तो हम साथ ही फर्नीचर का एक लेजर बना लेते हैं। हमारे पास 1/1 कौन सा साल है, 20 का, 1/1/2020 3,50,000। पहले हम एसेट को ही पूरा कर लें, फिर डेप्रिसिएशन पे जाएंगे। इसमें भी दो ही मेन एडजस्टमेंट हैं। पहली एडजस्टमेंट कहते हैं 1/4/2020 को पहलवान ने एक फर्नीचर सेल किया ऑफिस वाला 80,000 का, जिसकी बुक वैल्यू 1/1/20 को थी। अब जरा गौर फरमाएं,
जिस दिन बेचा वो डेट और है, और जिस डेट की बुक वैल्यू बता रहा है वो डेट और है। विच वॉज परचेज्ड एट 11017। हमारे पास बुक वैल्यू गिवन किस डेट की है? 1/1/20 की। इसका मतलब ये हुआ कि जब मैंने कॉस्ट फाइंड करनी होगी या वो फार्मूला लगाना होगा, तो सेल करने वाला जो फैक्टर है वो नहीं आएगा, क्योंकि सेल करने वाली बुक वैल्यू है ही नहीं। बुक वैल्यू तो हमें साल के शुरू की गिवन है। तो मेरे भाई मैं जब फार्मूला लगाऊंगा, ये चीज समझने वाली है, और हो सकता है जिसने क्वेश्चन किया उसने गलत भी किया हो, कि मेरे पास जब बुक वैल्यू का फार्मूला लगेगा कॉस्ट इनटू 1 माइनस आर टी 1 माइनस आर की पावर टी। जिस साल सेल कर रहे हैं उसका फैक्टर नहीं लगेगा। वजह समझ लगी? क्योंकि हमें जो बुक वैल्यू गिवन है वो साल के शुरू की गिवन है। जो बुक वैल्यू गिवन है वो डेट ऑफ डिस्पोजल की नहीं है। जिस डेट की गिवन है वो साल पूरा बनता है। ठीक है, तो बुक वैल्यू मेरे पास 80,000 है, कॉस्ट मैंने फाइंड करनी है, खरीदने वाला साल 110 को खरीदा, तो मतलब 3 महीने 17 के, और 1 माइनस रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, सॉरी कितना है रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, 10% है WDV और 15% है स्ट्रेट लाइन। तो WDV से कर रहे हैं तो 10% से करते हैं। पहले हम WDV से कर रहे हैं तो 10% से करेंगे। पूरे साल कितने बनते हैं? साल पूरे कितने बनते हैं? 2017 के 3 महीने हो गया, 2018 पूरा साल, 2019 पूरा साल, और 2020 हमारा करंट ईयर है, तो इसलिए 2 साल है। तो पहले आपने जो कॉस्ट फाइंड की थी और अब हम जो कॉस्ट फाइंड कर रहे हैं, तो आपने मैच करना है कि क्या दोनों की कॉस्ट आपस में बराबर भी है या नहीं। आपने दोनों की कॉस्ट का मवाजना करना है कि क्या दोनों की कॉस्ट आपस में बराबर आ रही है या नहीं। मेरी कॉस्ट आ रही है 101,298। जो आपने कॉस्ट फाइंड किया है वो क्या है? 101,298 नहीं, ये तो अब मेरे साथ आपने फाइंड किया है। जो पहले सवाल में फाइंड की थी क्या वो भी यही थी? जो आपने पहले सॉल्व किया था क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन आपने सॉल्व किए होंगे, क्या यही कॉस्ट थी? अगर यही कॉस्ट थी तो बहुत अच्छी बात है, फिर आपको मतलब डेप्रिसिएशन आना शुरू हो गई है। जी जनाब, तो मैंने यहां पर अपना डिस्पोजल रिकॉर्ड कर लिया। डेट तो मैंने वही लिखनी है जो मेरे पास डिस्पोजल की होगी, 1/4/2020। 1/4/2020 को मेरा डिस्पोजल हुआ 101,298। 101,298। फिर अगली भी इंटरेस्टिंग चीज थी, कहते हैं 110/20 को पहलवान ने अपना ही ट्रेडिंग स्टॉक को ऑफिस पर्पस के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जिसकी लिस्ट प्राइस 1,40,000। हम लेते होते हैं कॉस्ट, लिस्ट प्राइस होती है सेल, तो जो भी प्रॉफिट का इंपैक्ट है उसमें से निकाल देते हैं। इधर ही मैं आपको सीपीएस बना के दिखा देता हूं। 15% ऑन सेल है, 15% ऑन सेल है, तो जरा बताएं, यहां पर बना लेते हैं C + P = S। 15% ऑन सेल है तो सेल को 100 रख दिया,
प्रॉफिट को 15 और कॉस्ट कितने हो जाएगी 85। तो आपके पास लिस्ट प्राइस है 1,40,000। ये सेल वैल्यू है तो इसको 100 पे डिवाइड कर दो और 85 से मल्टीप्लाई कर दो। 1,40,000 को हमने 100 पे डिवाइड कर दिया, 85 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 1,19,000। 1,19,000 तो 11020 को परचेज के नाम से आ जाएगा 1,19,000। लो जनाब, एसेट का लेजर हमारा कंप्लीट हो गया। 469,000 31 दिसंबर 20 को हमारा कैरी डाउन आ गया। इसमें से हम माइनस कर देते हैं 101,298 तो 367,702 367,702। ओके की बात जी। अब जरा इसकी थोड़ी सी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का भी लेजर बनाकर दिखा दूं मैं, फिर डिस्पोजल का, और बाकी आपने जर्नल एंट्रीज एक्सट्रैक्ट खुद कर लेने और स्ट्रेट लाइन से भी फार्मूला याद रखना है कि कौन सा लगता है। वो भी एक बड़ी टेक्निक है, बड़ी कमाल की टेक्निक है वो। तो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 1,120 को मेरे पास ब्रॉड ऑन पड़ा है 1,20,000। डेप्रिसिएशन मैं ले लेता हूं 31 दिसंबर 20 की, और मैंने एसेट जो बेचा है वो किस डेट को बेचा था 1/4/20 को, 1/4/20 को, और उस डिस्पोजल की अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मैंने यहां पे लिखी, वो तो फाइंड हो चुकी है, लेकिन इसमें पहले डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर फाइंड करो। यहां पर छोटी सी हो सकता है आपने वो पिक कर लिया वो पॉइंट 1/120 ब्रॉड ऑन माइनस डिस्पोजल। ब्रॉड ऑन की भी बुक वैल्यू, डिस्पोजल की भी बुक वैल्यू। ब्रॉड ऑन की बुक वैल्यू क्या है 350 माइनस 120 230,000 माइनस हमें साल के शुरू की बुक वैल्यू चाहिए, और ये जो 80,000 गिवन है ये है ही 1/120 की बुक वैल्यू। हमें सेपरेटली फाइंड नहीं करनी पड़ी, हमें सेपरेटली, क्योंकि ये गिवन ही उसी डेट की है जिस डेट की हमें रिक्वायर्ड होती है। ये ट्रिक था जनाब। 230 माइनस 80,000 मल्टीप्लाइड बाय 15%, 22,500, और फिर हमने एक एसेट पहले बेच दिया। किस डेट को बेचा 1 अप्रैल को सर ये 10% है। हम कर रहे हैं, सॉरी 10% है, सॉरी, अच्छा जो स्ट्रेट लाइन का 15% है। 230 माइनस 80 मल्टीप्लाइड बाय 10%, फिर 15,000 आ गया, और हमारा डिस्पोजल है मेरे भाई 80,000 का मल्टीप्लाइड बाय 10% मल्टीप्लाइड बाय 3/12। 80,000 का 10% लिया और 3/12 से मल्टीप्लाई कर दिया 2,000, और 110 को हमारा एडिशन हुआ 1,19,000
multiplied by 10% multiplied by 9 by 12, सॉरी 3 by 12, एडिशन है ये जी जनाब। 1,19,000 multiplied by 10% multiplied by 3 by 12, 2975 plus 2000 plus 15,000, 19,975, 19,975। डिस्पोजल की अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आप इजीली फाइंड कर सकते हो क्योंकि वर्किंग आप कर चुके हो पहले उसकी। ये देखिए जनाब, ये उसकी ओरिजिनल कॉस्ट है। इसकी कॉस्ट में से 101,298 में से 80,000 अगर माइनस करेंगे, 101,298 में से अगर 80,000 माइनस करेंगे तो ये अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ जाएगी हमारे पास साल के शुरू तक की, क्योंकि 80,000 साल के शुरू तक। और इस साल की डेप्रिसिएशन अभी अभी हमने फाइंड की है, ये 2975 ये है फॉर द ईयर डेप्रिसिएशन। 2975 इसमें ऐड कर देंगे तो कितना आ गया? 24। सर वो एडिशन की है। वो एडिशन की है। 2000 फिर ऐड करो, 2000 ऐड कर दो, 23,298। ओके हो गया जनाब? 23298। लो जी, आपका सवाल हो गया पूरा। बाकी सारे काम आपने खुद करने हैं। आपने करना क्या है कि इसका स्ट्रेट लाइन मेथड के जरिए गूगल क्लासरूम पे इसका सॉल्यूशन अपलोड करना है सबने। स्ट्रेट लाइन मेथड से जो इसका गिवन है 15% और सारा यही सवाल सेम। अब उसके बाद हम जाते हैं जनाब आज के कॉन्सेप्ट के ऊपर। आज का कॉन्सेप्ट क्या है? आज के कॉन्सेप्ट से पहले अभी आप लोग पानी शानी पी के आओ, जल्दी करो। 6 मिनट की ब्रेक है। 11 बजे जो मेरे पास टाइम आ रहा है, आप इस स्क्रीन में ये शो हो रहा होगा ये टाइम यहाँ पे, ठीक है? तो 11 बजे स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है? तब तक आप मुंह पे पानी के छींटे मार के आओ, भाग भाग के जाओ। सर एक क्वेश्चन था सर, ये जो हमने फर्नीचर में डिस्पोजल की वैल्यू ली है जी ये हमने लिखा है 1/4/2020, लेकिन हाँ सर ये बुक वैल्यू ये कॉस्ट तो हमने निकाली है 1/1/2020 की। जी, ये तो कॉस्ट हमने लिखा था बात नहीं, कॉस्ट हमेशा जी जी वो ही होती है जो डेट ऑफ परचेज की होती है। डेट ऑफ परचेज वाले दिन की कॉस्ट होती है, ठीक है? ठीक सर, ठीक ठीक। ठीक है, चले जनाब जल्दी से पानी शानी पी के आए और वापस पहुंचे।
जी मेरे भाई, आ जाओ वापस सारे। रुबाब का मैसेज आया है कि सर हमने लेजर में डिस्पोजल की कॉस्ट 1/1/2020 तक की ली है। नहीं, हमने डिस्पोजल की कॉस्ट ली है जिस दिन खरीदा है, जिस दिन खरीदा है उस दिन की कॉस्ट ली है। 1/1/2020 की थी, बुक वैल्यू गिवन थी, उस बुक वैल्यू को वापस क्या लेकर गए हैं, कॉस्ट पे। रुबाब बात की समझ लगी है? हम देखिए, हमने हमारे पास अगर होती 1/4/2020 की कॉस्ट होती, हम इसको कहां पर लेकर जाते, जिस डेट को खरीदा था। और वो किस डेट को खरीदा था एसेट, 1/10/17 को। तो हम लेकर गए 1/10/17 को, यहां से यहां तक ले गए, यहां से नहीं, हमें गिवन था 1/1/2020 से। जिस डेट की बुक वैल्यू गिवन होती है, हम उस डेट से जाना यहां पर है। हमने सिर्फ ये फैक्टर नहीं लगाया था, डिस्पोजल वाले 3 महीनों का फैक्टर नहीं लगाया था। ये कॉस्ट 1/1/20 की डेट की होती ही नहीं है। कॉस्ट तो होती वही है जिस दिन एसेट खरीदते हैं, हिस्टोरिकल बेसिस पे लेते हैं ना हम। ठीक है, ये क्वेश्चन अच्छा सवाल था, इसलिए और किसी का कोई सवाल है तो पूछ लें, वरना हम आगे चलते हैं। आज नया कॉन्सेप्ट सीखते हैं, जो एक्सट्रैक्ट वाला कॉन्सेप्ट है। जो एक्सट्रैक्ट वाला कॉन्सेप्ट है वो तो इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन अब जो हम पढ़ने लगे हैं वो एक अच्छा कॉन्सेप्ट है। अभी जो हम पढ़ने लगे हैं वो वाकई ही एक अच्छा कॉन्सेप्ट है। वो है क्या, हम उसको सीखते हैं यहां से कि जब हम डिस्पोजल की बात करते हैं, जब भी डिस्पोजल की बात करें, दिमाग में ये आता है कि एसेट सेल कर रहे हैं। डिस्पोजल का मतलब एसेट सेल करना नहीं है। हाँ, डिस्पोजल में से एक टाइप है सेल करना, डिस्पोजल की टाइप है एक सेल करना। डिस्पोजल एक बड़ी टर्म है, मतलब डिस्पोजल सेल करने को भी कहते हैं। अगर सेल करते हैं तो एंट्री पास कर देते हैं, कैश डेबिट, accumulated depreciation debit. In case of loss, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट और एसेट को क्रेडिट कर देते हैं। ये हम एक एंट्री पास करते हैं, ये हम एक एंट्री पास करते हैं। ओके की बात। फिर दूसरी एंट्री आती है कि अगर हमारा एसेट डैमेज हो जाए, चोरी हो जाए, या कोई इस तरह का मामला हो जाए कि एसेट हमारा जाया हो जाए 100%, तो हम क्या लिख फिर एंट्री पास करते हैं, इंश्योरेंस के नाम से। जहां कैश आता है वहां पर आ जाएगा इंश्योरेंस रिसीवेबल, डेबिट कर देंगे, बाकी सारा वही करेगा। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और एसेट। हाँ, इसमें अगर आपने इंश्योरेंस ना करवाई हो तो सारे का सारा फिर लॉस होगा, फिर इंश्योरेंस रिसीवेबल का हेड नहीं आएगा, क्योंकि कैश तो आएगा नहीं ना, क्योंकि चोर चोरी जब करके जाएंगे वो कैश हमें थोड़ी देकर जाएंगे कि जनाब ये हम आपका एसेट लेकर जा रहे हैं, ये पकड़ो कैश। वैसे एक दफा ऐसा हुआ भी हुआ है, खबरों में आया था कि एक डिफेंस के अंदर चोरी हुई थी। वो लोग घर का सारा सामान लेकर गए और 3000 जाते जाते देकर गए कि सुबह का नाश्ता कर लेना, क्योंकि आपका सब कुछ हम लेकर जा रहे हैं। यानी ईमानदार चोर थे। ईमानदार तो नहीं कह सकते, ये कह सकते हैं कि एहसास दिल में एहसास था कि कोई भूखा ना सोए। हमारा मिशन कि कोई भूखा ना सोए, सारा कुछ लुट के खा जाओ और लंगर खाना एक बना दो। माजरत, आगे चलते हैं। उसके बाद अगली चीज,
ये भी हो सकता है कि आपने ड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, ड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज के लिए आपने वो एसेट निकाल लिया, फिर क्या करेंगे, फिर हमारी ड्राइंग्स डेबिट हो जाती बुक वैल्यू से, किस वैल्यू से, उसकी बुक वैल्यू से, और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, एसेट क्रेडिट। इसमें गेन या लॉस रिकॉर्ड नहीं होता, इसमें गेन या लॉस रिकॉर्ड नहीं होता, क्योंकि वो अपना एसेट खुद ही ले रहा है। उसके बाद अब केस आता है एक्सचेंज का केस। डिस्पोजल एज वेल एज एडिशन। एक्सचेंज क्या होता है, डिस्पोजल एज वेल एज एडिशन, या एडिशन एज वेल एज डिस्पोजल। कौन इसको एक्सप्लेन करेगा? एक एसेट के बदले उसी ही नेचर का या उससे किसी भी और नेचर का दूसरा एसेट खरीदना। एक बात जरा ध्यान से सुन लें, बड़ी टॉप क्लास चीजें हैं। हाँ जी, बड़ी टॉप क्लास चीजें हैं। तलहा भाई ने नवाज शरीफ का नाम लिखा हुआ है कमेंट्स के अंदर, पता नहीं क्यों लिखा हुआ है, मुझे लगता है ये पीटीआई का चीता है। कोई बात नहीं, अच्छी बात है किसी को फॉलो करना, लेकिन जब तक कोई चीज हक पे हो तब तक फॉलो करना चाहिए। और अब हम इसके ऊपर बहस नहीं करना चाह रहे क्योंकि टाइम बहुत कम है। हमने एक्सचेंज का केस सीखना है ढेर सारे कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है? इसलिए ध्यान से आप सुनना, ये ना हो कि गुस्से में बैठा बैठा बंदा या और ठंडा पानी भी साथ रखे। चलें जी, एक्सचेंज के केस को एक्सप्लेन कौन करेगा? मैंने एक एग्जांपल दी थी इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में, किसको याद है? जल्दी से कमेंट में लिखें। मैंने आपको एक्सचेंज के केस में एक एग्जांपल दी थी, किसको याद है? मुझे लगता है किसी को भी नहीं याद। जी, चले जी, हम एग्जांपल फिर दोबारा नहीं देते, वो वाली एग्जांपल हम फिर एक आपको वैसे मैं बताने लगा हूं एक प्यारी सी बात। अगर एक एसेट हम लें और एक एसेट दें, एसेट लेने वाला भी उसी नेचर का है, देने वाला भी उसी नेचर का है, और इस लेन देन के अंदर हमारे एसेट की एफिशिएंसी पर कोई फर्क ना पड़े, तो कहते हैं इस एक्सचेंज को रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो एसेट दे रहे हो वो भी वैसा है, जो ले रहे हो वो भी वैसा है, ना उससे कोई आपके एसेट की एफिशिएंसी पे, ना कोई कॉस्ट पे, ना कोई बेनिफिट पे कोई चेंज ही नहीं आ रहा। तो फिर एसेट आप रद्दो बदल कर लो और पुराने एसेट को ही डेप्रिशिएट करते रहो, और ऐसा कोई करता नहीं है। ऐसा कोई क्यों करेगा भला, कि अगर सेम कोई फर्क ही नहीं पड़ना आपके बिजनेस को, तो आपने एसेट एक्सचेंज करने की जरूरत नहीं है। मोस्टली ऐसा होता है कि हम कोई चीज देकर कोई और चीज खरीद रहे होते हैं, कोई एक एसेट देके कोई नया एसेट, कोई डिफरेंट नेचर का या नई कंडीशन का एसेट खरीद रहे होते हैं। इसलिए एक्सचेंज का केस में हमने काम करना होता है। एक्सचेंज के केस के अंदर हमने के देखना क्या होता है कि जब भी कोई एसेट, जाहिर सी बात है एक्सचेंज के केस में दो तरह के एसेट होते हैं। एक जो हमारे पास आएगा हम उसको कहेंगे न्यू एसेट, ये वो एसेट है जो हम एसेट रिसीव कर रहे हैं, एसेट रिसीव्ड। और एक होगा ओल्ड एसेट, ये वो एसेट है जो हम अपना एसेट बदले में दे रहे हैं, ये होता है एसेट गिवन अप। दो तरह के एसेट की बात हो रही होती है, एक एसेट आ रहा होता है और एक एसेट जा रहा होता है।
अगर मैं जर्नल एंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बताएं, जो कि जर्नल एंट्री सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमने जो एसेट रिसीव करते हैं वो डेबिट करेंगे। अब मैं जर्नल एंट्री पास करने लगा, हम जो एसेट रिसीव करेंगे वो डेबिट करेंगे। जो एसेट हम दे रहे हैं उसकी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन रिवर्स करेंगे। आपको याद है कि हर डिस्पोजल के केस में अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन रिवर्स की जाती है, मतलब डेबिट की जाती है। ओके की बात। फिर जो एसेट हमारा जा रहा होता है, जिसको हम ओल्ड एसेट के नाम से लिख रहे हैं, वो हम क्रेडिट कर देंगे। इस दौरान दो चीजें और आती हैं, या हम कैश यानी इस एक्सचेंज के बदले या कैश दे रहे होते हैं, अगर हम कैश भी साथ देंगे तो कैश क्रेडिट होगा, और अगर कैश लेंगे तो कैश डेबिट होगा। यानी देखो ना, हम हो सकता है हमारा एसेट की अच्छी कंडीशन हो, या हो सकता है जो हम ले रहे हो उसकी कंडीशन अच्छी हो। अगर हम एसेट ले रहे हैं उसकी कंडीशन अच्छी है तो याद है, फिर तो लाजमी बात है हमें थोड़ा सा कैश भी साथ देना पड़ेगा और अपना एसेट भी देना पड़ेगा। और ये भी पॉसिबल है कि हमारा एसेट ज्यादा बेहतर कंडीशन का है, जो ले रहे हैं उसकी कंडीशन थोड़ी कम बेहतर है, हमें पैसे साथ लेने पड़े। तो अगर कैश लेंगे एक्सचेंज में तो कैश डेबिट करेंगे, और अगर कैश देंगे तो कैश क्रेडिट करेंगे। ये सारी चीजें लिखने के बाद जो बैलेंसिंग फिगर आएगी वो किस नाम से आएगी भला? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से। अगर बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड पर बच जाएगी तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लॉस होगा, और अगर क्रेडिट साइड पर बचेगी तो वो हमारा गेन होगा। ये लॉस के केस में होता है, ये गेन के केस में। आप कहोगे ये तो एंट्री बहुत ही आसान सी है, 100 सी बात है। जो नया एसेट हमारे पास आएगा हम डेबिट करेंगे, जो जाएगा उसको क्रेडिट करेंगे। हम अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पहले से भी रिवर्स करते हैं, कैश का भी पता चल जाएगा, आएगा तो डेबिट जाएगा तो क्रेडिट, और बाकी जो दोनों में फर्क होगा, डेबिट साइड पर फर्क आ रहा होगा तो वो लॉस होगा, क्रेडिट साइड पर फर्क आ रहा होगा तो वो इनकम होगी। ये तो बात ही आसान है, लेकिन इसमें जो एक्सचेंज का कॉन्सेप्ट है वो इसके ऊपर फुली फ्लैज लगता है। किसके ऊपर लगता है? न्यू एसेट के ऊपर, कि आपने जो नया एसेट है वो कुछ वैल्यू पे रिकॉर्ड करना है। सबसे मेन ये चीज है, आपने यहां पर जो नया एसेट लिखना है वो किस वैल्यू पे लिखना है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। बस बाकी सारी चीजें आप लोगों को पता चल जाती हैं, सिवाय इसके कि नया एसेट किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करें। एक, उसकी मार्केट में क्या वैल्यू है उस पे लिखना चाहिए। दूसरा, जो हम अपना एसेट दे रहे हैं उस पे लिखें, क्योंकि उसके बदले ही ले रहे हैं ना। हम अपना पुराना एसेट देकर ही तो नया एसेट ले रहे हैं, तो क्या हमें उस पुराने एसेट की वैल्यू पे लिखना चाहिए। फिर हम साथ कैश भी ले या दे रहे हैं, क्या कैश का फैक्टर लिखना चाहिए। तो ये सारी बातें इसके ऊपर अप्लाई होती हैं। तो जनाब आ जाओ जरा लिख लो, एक हेडिंग दो, कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट कैसे फाइंड करते हैं। कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट कैसे फाइंड करते हैं एक्सचेंज के केस में। किस केस में? एक्सचेंज के केस में कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट कैसे फाइंड करते हैं। एक्सचेंज के केस में कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट कैसे फाइंड करते हैं। अच्छा, कुछ लोग जिनको मैं पर्सनली जानता हूं, वो इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग के साथ FAR 1 पढ़ रहे हैं, यानी वो इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग भी पढ़ रहे हैं और साथ साथ FAR 1 भी पढ़ रहे हैं। तो उनके लिए एक मैसेज है, क्योंकि ये पहले इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में है, ये इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग का टॉपिक, और बहुत ज्यादा यानी वहां पर डिटेल में पढ़ा जाता है। तो आप परेशान ना हो, क्योंकि आप साथ इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं
तो जब ये वहां पर टॉपिक दोबारा पढ़ा जाएगा तो फिर जो छोटी मोटी वो जो बेसिक नीड है वो वहां पर पूरी हो जाएगी। ठीक है, तो वहां पर भी बस जल्द ही इस टॉपिक पे पहुंच जाना है, तो इसलिए तो वो इतनी ज्यादा परेशानी ना लें, क्योंकि वहां पर उन्होंने दोबारा से इसको बड़ी डिटेल डिस्कशन में पढ़ना है। तो चलें जनाब, बिस्मिल्लाह करते हैं। हाफिज साहब कह रहे हैं कलर पसंद आ जाए तो ऐसा हो सकता है। हाफिज साहब कलर पसंद का मतलब क्या है, वो जरा थोड़ा एक्सप्लेन करें, किस चीज के कलर की बात कर रहे हैं? नहीं सर, वो जो आपने पहली एग्जांपल दी थी मैंने उस पे कहा था। कोई हाल नहीं तेरा, तू शरारती हो गया। आगे चलते हैं फिर। जी मेरे भाई, अब एक्सचेंज के केस में तो हाफिज साहब जब कॉलेज चक्कर लगे तो मुझे मिलके जाना यार। नुमान, जब भी आपका कॉलेज का चक्कर लगे तो बल्कि आप लोग किसी दिन प्लान बनाओ, सबूर, फुरकान, जी सर आप, जरूर। अब्दुल्ला, ये चारों बंदे किसी दिन इकट्ठे आ जाओ। ठीक है, चलें जी। ओके सर। हमने एक्सचेंज का केस डिस्कस करना है जनाब। कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट कैसे लेते हैं ये सबको याद है, बस एक दफा रिवाइज करवाने लगा हूं। कहते हैं कि अगर क्वेश्चन के अंदर इफ फेयर वैल्यू ऑफ न्यू एसेट is given and more reliable। पहला केस, केस नंबर 1, कि आपके क्वेश्चन के अंदर नए एसेट की फेयर वैल्यू गिवन है। एफ वी स्टैंड फॉर फेयर वैल्यू या मार्केट वैल्यू, एक ही बात है, फेयर वैल्यू या मार्केट वैल्यू, कि मार्केट के अंदर उसकी क्या वैल्यू है। फेयर वैल्यू ऑफ न्यू एसेट इज गिवन एंड मोर रिलायबल। गिवन भी है और रिलायबल भी है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। तो हमारे पास हमने जो कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट लिखना है, कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट वो बराबर होगी फेयर वैल्यू ऑफ न्यू एसेट। मतलब कि सपोज दैट मार्केट में 5 लाख उसकी वैल्यू है, तो हम भी 5 लाख पे अपना एसेट बुक कर लेंगे अगर वो उसकी फेयर वैल्यू रिलायबल हुई तो। अगर उसकी फेयर वैल्यू रिलायबल हुई तो ओके होगी बात। अक्सर ये फेयर वैल्यू उसकी लिस्ट प्राइस के नाम से दी होती है, लेकिन अगर लिस्ट प्राइस और फेयर वैल्यू अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन मोस्टली 99.99% एक ही बात है। पहला केस कि अगर उसकी फेयर वैल्यू बताई हुई है, हम उसी से ही अपना एसेट डेबिट कर देंगे, डन। अगली बात, दूसरा केस, इफ फेयर वैल्यू ऑफ old asset is given and more reliable। लो जनाब, अगला केस आ गया कि पुराने एसेट की जो हम अपना एसेट दे रहे हैं उसकी फेयर वैल्यू ज्यादा रिलायबल है। नए एसेट की फेयर वैल्यू ज्यादा रिलायबल होगी तो नए एसेट की फेयर वैल्यू ही हमारे नए एसेट की कॉस्ट होगी। और अगर पुराने एसेट की फेयर वैल्यू, अगर पुराने एसेट की फेयर वैल्यू ज्यादा रिलायबल है तो तब हम क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट बराबर होगी, कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट हम जो ले रहे होंगे वो बराबर होगी फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट प्लस माइनस कैश। मतलब फिर जो हम साथ कैश ले रहे हैं या दे रहे हैं वो भी कंसीडर करेंगे। अगर हम कैश साथ दे रहे हैं तो फिर प्लस कर देंगे,
जाहिर सी बात है हम कैश भी उसकी एसेट में कॉस्ट में ऐड कर देंगे। और अगर हम कैश एक्सचेंज के केस में रिसीव कर रहे हैं तो फिर माइनस कर देंगे। मतलब नए एसेट की जो कॉस्ट हमने लिखनी है, जो हम एसेट दे रहे हैं वो भी प्लस जितना कैश दे रहे हैं। सही सी बात तो है, ऐसा ही तो होना चाहिए कि एक एसेट में ले रहा हूं उसके बदले अपना एसेट भी दे रहा हूं और साथ कैश भी दे रहा हूं। इसका मतलब है दोनों की कंबाइन नए एसेट की कॉस्ट बन रही है। लेकिन अगर मैं रिसीव कर रहा हूं, इसका मतलब है जो एसेट मैं ले रहा हूं वो कम वैल्यू का था, इसलिए तो मैं साथ कैश भी ले रहा हूं, तो वो मैं मैनेज कर दूंगा। दो बातें हमने सीखी। अगर नए एसेट की फेयर वैल्यू रिलायबल है तो नए एसेट की फेयर वैल्यू ले लेंगे और कैश का कुछ चक्कर नहीं है कि प्लस डेबिट क्रेडिट जरूर होगा, लेकिन नए एसेट की कॉस्ट में प्लस माइनस नहीं होगा। लेकिन अगर पुराने एसेट की फेयर वैल्यू रिलायबल है, पुराने एसेट की फेयर वैल्यू रिलायबल है, तो तब हमने भला क्या करना, फिर हमने ओल्ड एसेट की फेयर वैल्यू लेकर कैश भी प्लस या माइनस करना है। दो केस हो गए टोटल ये। अच्छा, हुजैफा भाई का एक मैसेज आया है कि सर पता कैसे चलेगा कि ये वैल्यू एसेट की रिलायबल है। हुजैफा भाई क्वेश्चन के अंदर बताया होता है, क्वेश्चन के अंदर क्लियरली बताया होता है। हाँ, अगर ना बताया हो तो जो गिवन होगी उसको रिलायबल समझ लेंगे। वैसे तो क्वेश्चन के अंदर बताया होता है और आजकल जो करंट क्वेश्चन आते हैं उसमें लाजमी बताया होता है, लेकिन अगर ना बताया हो, जो गिवन होगा उसको ही समझ लेंगे कि यही फेयर वैल्यू रिलायबल है, दूसरी तो गिवन ही नहीं है ना। और साराश्वी का सवाल यह है कि सर मोर रिलायबल का मतलब क्या है। सारा बेटा, मोर रिलायबल का मतलब ये होता है कि जैसे आम मार्केट में उसकी वैल्यू यही चल रही है। जैसे आप एक गाड़ी खरीदना चाहते हो, मार्केट में जाओ, उस गाड़ी की कीमत पता चल जाएगी आपको, हर बंदा कहता है अच्छा हाँ ये इसकी इतनी कीमत होनी चाहिए। लेकिन मोर रिलायबल ना होना कैसे पता चलता है? इसको दैट वो चीज आपकी मार्केट में आम होती नहीं है, वो नॉर्मली नहीं मिलती, बहुत कम लोगों के पास है और उसके बारे में बहुत कम मार्केटर्स को पता है, तो वो फिर उसके बारे में जो रिलायबिलिटी है वो बहुत कम होती है। चलिए जनाब, तीसरा केस। टोटल मैंने कितने केस कहे? 4। तीसरा केस, इफ फेयर वैल्यू ऑफ बोथ एसेट्स इज मोर रिलायबल। लो मेरे भाई, दोनों एसेट्स की फेयर वैल्यू रिलायबल है, बताओ फिर क्या लेंगे? अब दोनों एसेट की पहले था कि अगर नया एसेट की वैल्यू रिलायबल होगी ज्यादा तो वो ले लेंगे, ओल्ड एसेट की ले लेंगे और कैश प्लस माइनस भी कर देंगे अगर ओल्ड एसेट की फेयर वैल्यू रिलायबल है। अब सवाल यह है कि दोनों एसेट की फेयर वैल्यू रिलायबल है, तो क्या करेंगे बताओ जरा, क्या करेंगे फिर? जल्दी से जल्दी से। हुजैफा का बिलाल कहता है नए एसेट की वैल्यू ले लेंगे, अहमद रजा कहता है ओल्ड एसेट की, राना फहद भी ओल्ड एसेट, समक भी ओल्ड एसेट, सैयद ऑन भी ओल्ड एसेट। हुजैफा आप भी बताओ मेरे भाई, हुजैफा भाई आप भी बताओ, अब्दुल मोइज, हमना, हाजरा, बेटा सब ने बताना है, सब ने बताना है। गुड, तकरीबन तलहा भाई का बड़ा प्यारा आंसर आया, दोनों में से जो महंगा होगा। कोई हाल नहीं चीकू तेरा। चले अब सुने, ये सारी मुझे पता है कि जो इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में जाकर क्लासेस लेता था ना, उसे तो पता है। अब सुन लें, अगर दोनों एसेट की फेयर वैल्यू रिलायबल हो ना, तो कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट, जो नया एसेट है, उसको किस पे रिकॉर्ड करें? ये एक कोई मैजिकल बात नहीं है। फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट प्लस माइनस कैश। कैश वही है, अगर कैश देंगे साथ तो प्लस, लेंगे तो माइनस।
अगर दोनों एसेट की फेयर वैल्यू रिलायबल है, दोनों एसेट की फेयर वैल्यू रिलायबल है, तो हमने क्या करना है? ओके होगी बात। लास्ट केस, इफ फेयर वैल्यू ऑफ बोथ एसेट्स नॉट गिवन या नॉट मोर रिलायबल, या गिवन ही नहीं है। जब गिवन ही नहीं है तो इसका मतलब है रिलायबल तो दूर की बात है, या गिवन है लेकिन रिलायबल नहीं, गिवन है लेकिन रिलायबल नहीं है। तो ये तो सबको याद होगा कि कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट फिर कैसे लेते हैं? फिर लेते हैं बुक वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट, मतलब उसकी WDV, एसेट की बुक वैल्यू, बुक वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट प्लस माइनस कैश। चारों केसेस हो गए। मैं थोड़ा सा जूम आउट करके एक ही पेज के ऊपर दिखाना चाहूंगा, और ये लेक्चर आपने बार बार सुनना है। उसके बाद इसके क्वेश्चन भी मैं आपको देता हूं, ताकि ये चीजें आप जितनी दफा एक्सचेंज का केस पढ़ोगे, कल इसके मजीद क्वेश्चन भी डिस्कस हो जाएंगे। कल भी आज सवाल अगर करना ना होता तो फिर इसके टॉपिक हो जाते। लो मेरे भाई, जरा एक दफा गौर फरमा लो इस चीज के ऊपर कि अगर नए एसेट की फेयर वैल्यू रिलायबल होगी तो हम फेयर वैल्यू लेंगे नए एसेट की, अगर ओल्ड एसेट की होगी तो फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट प्लस माइनस कैश, अगर दोनों रिलायबल है तो फिर भी ओल्ड प्लस माइनस कैश, और अगर दोनों रिलायबल नहीं है तो फिर ओल्ड एसेट की बुक वैल्यू लेकर प्लस माइनस कैश कर दें। राइट। मैं अब कुछ लोगों के पास नई असाइनमेंट है, कुछ लोगों के पास पुरानी असाइनमेंट है। मैं क्या करूंगा, आज यानी लेक्चर्स के बाद आपको तकरीबन कुछ 11:30-12 बजे मैं मैसेज कर दूंगा कि आपने एक तो क्वेश्चन करना है ना वो वाला, दूसरा मैं आपको बताऊंगा कि आपने एक और क्वेश्चन भी करना है, वो मैं आपको बता दूंगा, वो असाइनमेंट्स में से करना है। ठीक है, तो वो क्वेश्चन भी आपने लाजमी देखना है, और इंशाल्लाह कल एक्सचेंज का केस दोबारा डिस्कस करेंगे और साथ एक छोटा सा कॉन्सेप्ट कोई और भी पढ़ेंगे। ठीक है जनाब, अपना ढेर सारा ख्याल रखना, और अपने मामा बाबा का बहुत ज्यादा ख्याल रखा करें, उनके साथ गपशप भी किया करें, और अपनी शरारतें भी बताया करें। ठीक है जनाब, तो इंशाल्लाह मिलते हैं कल। अल्लाह हाफिज।